नमस्कार, रात 10 बजे के इस बुलेटिन में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। पूरे दिन भर की बड़ी खबर इस बुलेटिन में आपको देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश के कई शहरों को मानसूनी बारिश ने तरबतर कर दिया। राजधानी भोपाल में भी शनिवार को जमकर बदरा बरसे। आजाद नगर, बस्ती, इंदिरा नगर, बस्ती और सुंदर नगर में घरों तक पानी घुस गया है। जल भराव इतना हो गया है कि प्रशासन को रेस्क्यू ऑपरेशन तक चलाना पड़ा, यानी इतनी बारिश हुई है इन इलाकों में। वहीं हरदा की सिराली तहसील में बीते 24 घंटे में 11 मिलीमीटर बारिश हुई। ये ज़्यादा है। कई जगहों पर जल भराव हो गया। सिराली का जिला मुख्यालय से संपर्क ही टूट गया। इधर श्योपुर में घरों के अंदर पानी घुस गया है। कई जगह तो रास्ते तक बंद हो गए हैं, जिसके चलते लोगों ने अपना सामान बांधकर घर छोड़ना पड़ा है। अलीराजपुर में दोपहर से जारी बारिश के बाद इलाके के नदी नाले उफान पर है। जिला मुख्यालय के पंचेश्वर मुक्तिधाम की शौदा कैचिया भी सुक्कड़ नदी के बहाव में जलमग्न है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में झमाझम बरसात हो रही है। बारिश से एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली, किसानों के चेहरे खिल गए, वहीं दूसरी तरफ कई नदी नाले उफान पर है। भानुप्रतापपुर में कई जगह सड़कों पर पानी भर गया है। 10 से ज्यादा ग्राम पंचायत के लोगों का अपने ब्लॉक और मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। डोंगरगढ़ में नगर निगम की सफाई की पोल खुल गई है, जब नाली का सारा कचरा सड़क पर आ गया। एक हफ्ते से मानसून सक्रिय है, जिसके बाद रुक रुक कर बारिश हो रही है। बहुत स्वाभाविक है, बारिश का वक्त है, मानसून का वक्त है, ऐसे में बारिश तो होगी। क्या नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद ये साल भर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं? वो कुछ करते नहीं, क्योंकि बारिश के मौसम में बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? आवानाका पुलिस क्वार्टर में बड़ा हादसा होते होते रह गया। जर्जर पुलिस क्वार्टर का कई टन वजनी स्लैब बच्चों के पास गिरा। स्लैब अभी भी छत से लटका हुआ है और कभी भी गिर सकता है। स्लैब की चपेट में आने से बाल बाल बच्चे मौके का जायजा लिया। हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने जरा उनकी रिपोर्ट देखते हैं। आवानाका पुलिस क्वार्टर में आज बड़ा हादसा होते हुए बचा है। पुराना आवानाका थाना है, उसके सामने पुलिस क्वार्टर्स है। यहाँ पर एक बिल्डिंग है, क्वार्टर है रिहायशी। वहां पर आप देखेंगे एक बड़ा सा स्लैब, कई टन वजनी स्लैब जो है वो नीचे गिर गया। और आपको बता दें कि जिस समय स्लैब गिरा उस समय बच्चे यहाँ से गुजर रहे थे और खेल रहे थे। नीचे आपको स्लैब दिखाते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका वजन कितना होगा। अगर ये बच्चों पर गिरता तो बच्चों का क्या हाल होता, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और हालत क्या है बिल्डिंग की आप देख सकते हैं। स्लैब ऊपर का गिरा है, वो बड़ा सा टुकड़ा अभी भी लटका हुआ है, किसी समय भी वो नीचे गिर सकता है। और ये देखिए, ये अभी फिलहाल जो हालत है बिल्डिंग की ये है। ये सीढ़ी का टावर है और अब ये देखिए, ये हाथ लगाते ही ये प्लास्टर किस तरीके से झड़ रहा है। देखिए, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, आप देखिए पूरा का पूरा जो मटेरियल है वो झड़ के नीचे गिर जा रहा है। अगर ये किसी के सर पे गिरता तो सोचिए क्या हाल होता। पीछे यहाँ की महिलाएं और बच्चे खड़े हैं, अभी भी भयभीत है, क्योंकि बड़ा हादसा टल गया है लेकिन डर से बाहर नहीं आ पाए हैं। आप थे जब यहाँ से गुजर रहे थे, क्या हुआ था बताएंगे? मैं जस्ट गुजरी हूँ, उसके बाद जस्ट कंधे के पास से पूरा पत्थर गिर गया है। मेरे भाई लोग ऊपर में फंसे हुए थे, सारे बच्चे रो रहे थे। पहले भी ये सब घटनाएं हो चुकी हैं लेकिन कुछ देखा नहीं गया है अभी तक। बच्चे खेलने गए थे ऊपर और थोड़ी देर बाद एकदम अचानक से गिरने की आवाज आई ना, तो हम लोग बाहर निकल के देखे तो ऊपर ही में थे बच्चे पूरे। ये बच्चे उस समय यही खेल रहे थे क्या? यही खेल रहे थे, आधा ऊपर थे आधा नीचे थे। देखिए फिर से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। एक बड़ा सा स्लैब जो है अभी भी लटका हुआ है, लगभग 1 से 2 टन का होगा। आप सोचिए, और यही मात्र रास्ता है ऊपर जाने का। अगर ये गिरता है तो क्या हाल होगा, नीचे वाले की जान तो जाएगी ही। अगर पूरा पार्ट गिर जाता है तो ऊपर जाने का रास्ता भी बंद हो जाएगा। फिलहाल हमने अधिकारियों को जानकारी दी है, आश्वासन है कि इसे तत्काल गिराया जाएगा और रास्ता क्लियर कराया जाएगा। लेकिन इस बिल्डिंग की बात जो महिलाएं बता रही हैं, देखते हैं कि इस क्वार्टर का जीर्णोद्धार होता है, इस बिल्डिंग का उद्धार होता है, या इसी खतरे में लोगों को रहना पड़ेगा। कैमरामैन राजा राम के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। हर साल की तरह इस साल भी मानसून के बाद डेंगू और मलेरिया राज्य में पैर पसार रहा है। छत्तीसगढ़ में मलेरिया के 9,029 और 150 से ज्यादा डेंगू के मरीज सामने आए हैं, जिसकी वजह से राज्य स्तर पर अलर्ट जारी किया गया है। रायपुर के गुड़ियारी, रामनगर और बीर गांव में डेंगू और मलेरिया के रोकथाम के लिए एक अभियान चलाया गया। आंगनबाड़ी और मितानिन और स्वास्थ्य कर्मचारियों की मदद से लोगों के घरों में कूलर और
जमे हुए पानी का साफ करवाया गया। रायपुर में जिला मलेरिया अधिकारी के अनुसार यह अभियान अगले 10 हफ्तों तक हर रविवार को चलाया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि डेंगू और मलेरिया की वजह से बस्तर में 2 बच्चियों की जान भी गई है, जिसकी वजह से प्रशासन ने जिलों में फॉगिंग और दवा का छिड़काव शुरू कर दिया है। राज्य में मलेरिया और डेंगू के प्रकरणों में वृद्धि हुई है, जिसके कारण सभी जिलों को सतर्कता बरतने के लिए पुनः निर्देश जारी किए गए हैं। ये दोनों बीमारियां मच्छरों के काटने से होती हैं, अतः मच्छरों से सावधानी और मच्छरदानी का उपयोग, समय पर उपचार कराना बहुत आवश्यक है। ये दोनों बीमारियों में समय पर उपचार कराने से गंभीरता नहीं होती। और अब बात शहर संग्राम की। निकाय चुनाव प्रचार के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान मैराथन प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीहोर पहुंचे। अपने दौरे के दौरान सीएम जिले के आष्टा इलाके में पहुंचे और रोड शो के बाद जनसभा की। सीएम ने बीजेपी प्रत्याशियों के लिए लोगों से वोट करने की अपील की। सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए विकास कार्यों की उपलब्धियां गिनाई। सीएम ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधा और कहा कि 15 महीने की कांग्रेस सरकार में गरीबों के लिए विकास के लिए चलाई गई योजनाओं को बंद किया गया था। सारे पार्षद बीजेपी के बनाएंगे तो नगर पालिका अध्यक्ष करेंगे, मामा काम नहीं कर सकता, विधायक यहाँ के काम नहीं कर सकते, सांसद जी काम नहीं कर सकते। काम तो करना है नगर पालिका को, और जितनी योजनाएं मैंने बनाई उन योजनाओं को ढंग से नीचे पहुंचाना है लोगों तक। तो मेरे पार्षद बनेंगे, मैं इनसे सूची मंगाऊंगा, मैं करता जाऊंगा। एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस नगर निकाय और पंचायत चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। इधर देवास में कांग्रेस ने बीजेपी मेयर प्रत्याशी गीता दुर्गेश अग्रवाल की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाए और उनके नामांकन दस्तावेजों में त्रुटि का आरोप लगाया। कांग्रेस महामंत्री प्रदीप चौधरी ने प्रेस वार्ता में कहा कि बीजेपी प्रत्याशी के दस्तावेज त्रुटिपूर्ण है। प्रत्याशी को अपनी शिक्षा के सही दस्तावेज जनता के सामने पेश करना चाहिए। इस पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस झूठे आरोप लगा रही है। अगर इस तरह के कोई दस्तावेज है तो कोर्ट में बात करें। किसी प्रकार के दस्तावेज इसमें नहीं है और ये मेरी आपत्ति है कि उनको तुरंत दस्तावेज उनको वहाँ देना थे और उनको दिखाना थे कि हाँ वो सही में 11वीं पास है और जो इतनी बड़ी नगर निगम देवास से संभाल सकेगी। क्योंकि चुनावी चकल्लस के इस दौर में कांग्रेस जैसे झूठे आरोप लगा रही है। हमारे पास सारे दस्तावेज मौजूद है, लेकिन हम उचित प्लेटफॉर्म पर जब उनको लगेगा उनको बताएंगे, क्योंकि अभी हम चुनाव में व्यस्त हैं। निकाय चुनाव के बाद नई सिटी सरकारों को 1 साल तक प्रशासक के रूप में अफसरों के पेश किए हुए बजट के अनुसार ही काम करना होगा। दरअसल निकाय चुनाव में देरी को देखते हुए नगर निगम को चला रहे प्रशासक के रूप में बैठे अफसरों ने संबंधित निकायों के बजट को पेश किया। साथ ही प्रदेश के सभी 16 नगर निगम समेत अन्य नगरीय निकायों में अफसरों के बजट पर काम किया जा रहा है। इसमें नई योजनाएं, टैक्स, आवासीय प्रोजेक्ट समेत सड़क, ब्रिज जैसे अन्य कई शहरी विकास कार्यों के लिए बजट का निर्धारण किया गया। इतना ही नहीं, निकायों का बजट पहले से लागू होने के कारण महापौर, नगर पालिका के अध्यक्षों को भी 5 साल का कार्यकाल होने के बावजूद सिर्फ 4 साल का ही फ्री हैंड मिलेगा। मामले में कांग्रेस ने सरकार से नियमों में संशोधन करने की मांग की है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि नगर पालिका अधिनियमों के तहत ही नई शहर सरकार काम करेगी। हालांकि निकायों के अनुपूरक बजट में वादों और नए प्रोजेक्ट को शामिल करने का दावा भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सरकार द्वारा नया बजट ना देना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को व्यवस्था करना चाहिए ताकि नए निगम को नए सिरे से बजट मिल सके और जनप्रतिनिधि अपनी जनता के बीच में जो वायदे किए हैं वो पूरा कर सकें। इस मामले में सरकार को जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए। यकीनन वो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी तो जो नीति जो हमने संकल्प पत्र में रखी है बातें, उन्हीं के ऊपर अमल हम करेंगे। अनुपूरक बजट तो हमेशा लाया ही जाता रहा है, वो परंपरागत भी है, वैधानिक भी है। तो वो भारतीय जनता पार्टी की आने वाली नगर सरकार भी भोपाल के लिए उस योजना पे काम करेगी। राष्ट्रपति के चुनाव पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच नोकझोंक चल रही है।
बीजेपी के प्रदेश सहप्रभारी नितिन नवीन ने एक सवाल के जवाब में कांग्रेस को चुनौती दी है और कहा है कि अगर कांग्रेस आदिवासी समाज की इतनी ही बड़ी हितैषी है तो राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी, जो कि आदिवासी उम्मीदवार भी हैं, द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे। अब इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मास्टर स्ट्रोक मार दिया। उन्होंने ये पूछा कि यशवंत सिन्हा भाजपा के नेता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, इसलिए भाजपा के सांसद और विधायक क्या यशवंत सिन्हा को वोट देंगे? महिला को राष्ट्रपति बना रहे हैं, जनता का आभार मिले। साथ ही साथ एक बड़ा विषय है कि लोगों के मन में कि भूपेश सरकार क्या कर रही है, तो निश्चित रूप से सभी लोग के मन में है कि भूपेश सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए कि आज एक ट्राइबल स्टेट में उसका समर्थन क्यों नहीं मिल रहा है और एक आदिवासी महिला को देश का सर्वोच्च पद मिल रहा है, तो छत्तीसगढ़ जैसा ट्राइबल स्टेट उसमें पीछे क्यों है। जो हमारे कैंडिडेट हैं वो तो पूर्व भारतीय जनता पार्टी के अटल जी के सरकार में मंत्री थे, क्या वो लोग उधर वोट देंगे क्या? पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा को आइटम गर्ल कह दिया। इस पर बखेड़ा हो गया है। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने उन्हें घेर लिया है। इस बयान के विरोध में आज मंत्री कवासी लखमा और 3 आदिवासी विधायक शिशुपाल शोरी, संतराम नेता और अनूप नाग ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मंत्री लखमा और तीनों विधायकों ने कहा कि अजय चंद्राकर को अपने बयान पर आदिवासी समाज से माफी मांगनी चाहिए। मंत्री लखमा ने कहा कि अजय चंद्राकर को बस्तर में घुसने नहीं दिया जाएगा। भाजपा और अजय चंद्राकर आदिवासी समाज को लड़ाना चाहती है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अजय चंद्राकर वरिष्ठ नेता है, लेकिन पता नहीं बीच में उन्हें क्या हो जाता है। मंत्री अमरजीत भगत ने यह कहा कि अजय चंद्राकर का बयान निंदनीय है। लखमा पुरुष हैं, उनको गर्ल कहना गलत है। मेरे कोई नहीं, पूरा आदिवासी समाज को ये ठेस पहुंचा है। इसलिए इस बात को बस्तर में अजय चंद्राकर जाएगा, बस्तर के लोग, आदिवासी लोग आज टान के बैठे हैं कि वह बस्तर घुसने नहीं देंगे। बहुत वरिष्ठ राजनेता हैं अजय चंद्राकर जी, लेकिन बीच बीच में पता नहीं उनको क्या हो जाता है कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना शोभा नहीं देता। छत्तीसगढ़ के सबके चहेते हैं वो, और उनके बारे में इतना निम्न स्तरीय शब्द का प्रयोग करना अजय चंद्राकर जी को शोभा नहीं देता है। मैं तो उनको सलाह दूंगा कि आप तत्काल अपना शब्द वापस ले लो, खेद प्रकट कर दें। सामान्य टिप्पणी जो किए हैं, इतने गंभीरता से उसको लेने की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तक आदिवासियों के मान सम्मान और अपमान की बात है, तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी समाज का सम्मान किया है। छत्तीसगढ़ में संगठन चुनाव के लिए कांग्रेस ने ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक रिटर्निंग ऑफिसर और जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति की है। इसकी पहली बैठक सोमवार को राजीव भवन में सुबह 11 बजे से शुरू होगी। इस बैठक में संगठन चुनाव के प्रदेश निर्वाचन अधिकारी हुसैन दलवाई, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और प्रदेश प्रभारी सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का शामिल होंगे। आपको ये बता दें कि कांग्रेस संगठन का चुनाव अपने निर्धारित तिथि से कुछ हफ्ते देरी से चल रहा है। संगठन चुनाव में तेजी लाने के लिए ब्लॉक रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति कर दी गई है। ये सभी पदाधिकारी कल की बैठक में मिलने वाले निर्देश के बाद अपनी जिम्मेदारी वाले ब्लॉक और जिलों में पहुंचकर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं के साथ कार्य करेंगे। और अब देखते हैं बिग न्यूज। महाराष्ट्र विधानसभा के प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत ने शिवसेना के 53 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। शिंदे गुट के 39 विधायक और उद्धव गुट के 14 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। शिवसेना विधायकों को इस नोटिस का 1 सप्ताह के भीतर जवाब देना होगा। श्रीलंका के लगातार बिगड़ते हालात पर उनके पड़ोसी मुल्क और अपना देश भारत ने उनका समर्थन किया है। श्रीलंका में गंभीर आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए 3.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का समर्थन दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय बयान जारी करके कहा है कि श्रीलंका और उसके लोग जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं
उनकी परेशानी को समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट कल अवमानना के मामले में भगौड़े कारोबारी विजय माल्या की सजा तय करेगा। केंद्र सरकार ने माल्या को अधिकतम सजा दिए जाने की मांग की है। केंद्र ने कहा है कि माल्या ने न सिर्फ विदेशी खातों में पैसे ट्रांसफर करने को लेकर कोर्ट को गलत जानकारी दी, बल्कि माल्या को 2017 में ही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अवमानना का दोषी करार दिया था। और अब खबरें विस्तार से। आज राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में निषाद समाज के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। सीएम ने संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद को निषाद समाज के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में शपथ भी दिलवाई। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार हर समाज के लिए काम कर रही है। हमने मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया, इसके लिए मछुआरों को लोन और बिजली भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि आगामी कैबिनेट बैठक में मछुआ नीति पर चर्चा होगी। सीएम ने रायपुर में निषाद समाज के छात्रावास निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की है। समाज के निर्वाचन के बाद उनके पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित हुआ और मछुआ नीति जो है हमारे जो अगला जो कैबिनेट होगा उसमें लाएंगे और इससे निश्चित रूप से प्रदेश के जो मछुआ समाज है उससे लाभ मिलेगा। दुर्ग में आज साहू समाज के शपथ ग्रहण समारोह और सम्मेलन का आयोजन किया गया। सीएम भूपेश के साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, पूर्व साहू, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेता और समाज के लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, यानी दोनों दलों के नेता शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साहू समाज के सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलाई है। सीएम ने साहू समाज के कार्यों और उनकी एकजुटता की तारीफ की है। जिला साहू संघ के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित हुआ था और इसमें साहू समाज वैसे भी बहुत ही संगठित, बहुत अनुशासित समाज है और पहली बार दुर्ग में निर्विरोध निर्वाचन हुआ। मैं नंदलाल भाई और पूरी टीम को बधाई देता हूँ, समाज के प्रमुखों को बधाई देता हूँ कि नया उन्होंने आदर्श स्थापित किया निर्विरोध निर्वाचन का, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। सागर के सेमना ढाना गांव में दोपहर अचानक आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। सेमा ढाना निवासी महेंद्र सिंह के निर्माणाधीन मकान में मजदूर कार्य कर रहे थे, तभी अचानक मौसम बदला और तेज बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए सभी मजदूर पास में ही लगी इमली के पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए। यही गलती नहीं करनी है। जितने लोग भी IBC 24 देख रहे हैं, यही गलती नहीं करनी है। जब भी आकाशीय बिजली चमके या गिरने का अंदेशा हो, कभी भी पेड़ के नीचे नहीं खड़े होना है, कभी भी। बहरहाल 3 लोगों की इसमें मौत हुई, जबकि घायल 2 लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। राजधानी के तेली बांधा तालाब में 17 साल की युवती ने कूदकर जान दे दी। स्थानीय लोगों ने बताया कि आज दोपहर करीब 12 बजे युवती अचानक तालाब में कूद गई। लोगों ने पुलिस को कॉल किया। करीब 20 मिनट के सर्च के बाद युवती को बाहर निकाला गया और जांच के लिए अंबेडकर अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टर्स ने युवती को मृत घोषित कर दिया। मृतका की पहचान गांधीनगर इलाके की रहने वाली 17 साल की संध्या छत्री के रूप में हुई है। फिलहाल आत्महत्या का कारण अभी क्लियर नहीं हो पाया है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। एक लड़की है, संध्या छत्री है, मरीन ड्राइव तालाब के पास, और वहां पर वो कूदकर आत्महत्या का प्रयास की, जिससे आसपास के लोगों के सहयोग से उसे निकाला गया था और 108 के जरिए अस्पताल भेजाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इटारसी जंक्शन पर पहुंची जयपुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस में बम की सूचना से रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। ट्रेन के 2 कोच के वॉशरूम में बम होने की सूचना मिलते ही
नर्मदापुरम पुलिस बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड समेत स्टेशन पर तुरंत पहुंच गई। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी आरपीएफ जीआरपी ने प्लेटफॉर्म 2 और 3 को ब्लॉक कर दिया, ट्रेन को खाली करा दिया। इस दौरान ट्रेन के सभी कोच की जांच की गई। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान इनपुट के अनुसार कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। करीब 3 घंटे की जांच के बाद ट्रेन को रवाना किया गया। कंट्रोल रूम को ट्रेन के कोच में सफर कर रहे यात्री ने सूचना दी थी कि वॉशरूम में बम रखे होने की पर्ची उसे मिली है। फिलहाल कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है और अब किसने ये पर्ची चिपकाई इसकी जांच रेलवे करेगा। तो पहले मुझे लगा कि ऐसे किसने लिख दिया होगा, लेकिन मैंने उठा के पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि ऐसी गाड़ी में बम है और मेरे को और मेरे परिवार को मारने की धमकी, ऐसे वो लिखा हुआ था और प्लीज़ हेल्प लिखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि किसी को बताते हैं, तो मैं बाहर निकला। मैंने पहले टीटी को ढूंढा, टीटी नहीं मिले, तो फिर वहाँ पे जो ये पुलिसमैन थे एक, उनको मैंने बताया कि सर ऐसी ऐसी बात है। पर्चियाँ एक से ज़्यादा हैं और सब में लगभग यही लिखा हुआ है कि इसी गाड़ी में बम है। लगता है कि एक ही व्यक्ति ने सारी पर्चियाँ लिखी हैं। जाँच में जैसे ही जाँच खत्म होती है पूरी ट्रेन की और सारी सुरक्षा इंतजाम चेक कर लिए जाते हैं, उसके बाद जो पैसेंजर्स हैं उनको दोबारा ट्रेन में बैठाया जाएगा। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए खबरें सुपरफास्ट अंदाज में मेरे सहयोगी श्रवण तंबोली के साथ।